हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी ड्राइवर और स्टेनो के जो है प्रैक्टिस सेट का, जो कि हम लगा रहे थे। इसमें अगर हम बात करें तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां होगा। इसके पहले 16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक तो सभी को करना है और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखते हैं। पहले हम फुल प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में 25-25 क्वेश्चन में बटा हुआ 4 पार्ट में। 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 25 क्वेश्चन जो आपके मैथ से पूछे जाएंगे। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन सबसे लास्ट में लगाएंगे। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का कि सूची 1 और सूची 2 में हमें इनको मिलान करना है। ठीक है, सूची में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सा वर्ण, शाह है, फिर ना है। इधर दिया गया है कि किस प्रकार के जो है व्यंजन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलान करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए। तो सा व्यंजन जो पहला वाला सा लिखा हुआ ये जो है ये दंत व्यंजन होता है, तो सा का दांत हो जाएगा। और दूसरा सा जो है ये किस प्रकार का व्यंजन होता है, तो ये मूर्धा व्यंजन होता है। ठीक है, और तीसरा सा जो लिखा हुआ ये होता है तालु व्यंजन, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और ना वर्ण जो होता है नासिका होता है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंठ वर्ण होता है। कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो का वर्ग आता है। का वर्ग में मतलब का, खा, गा, घा, गा, ये सभी आते हैं का वर्ग। और इसके अलावा इसमें कंठ में छोटा आ और बड़ा आ भी आता है। ठीक है, कंठ वर्ण के बाद इसमें आ जाता है आपका दूसरा तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण में चा वर्ण आ जाता है। चा वर्ग मतलब कि चा, छा, जा, झ, या। इसके अलावा या और शा आता है ये वाला। तालव्य के बाद आता है मूर्धन्य, या फिर उसको मूर्धा भी कहा जाता है। तो मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो उसमें टा वर्ग आता है। टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और इसके अलावा रा और ये वाला सा भी आता है। ठीक है, मूर्धन्य के बाद आता है दंत, दांत से बोलने वाला। दंत वर्ग में आ जाता है आपका ता वर्ग। ता वर्ग मतलब ता, था, दा, धन्ना, और इसके अलावा ला और ये वाला सा भी आता है दंत में। ठीक है, फिर आ जाता है ओष्ठ। ओष्ठ में आपके कौन से वर्ण है, तो ओष्ठ में आपके आ जाते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में पफा पफम्मा तक इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, ये भी ओष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, य, र, ला, वा। ये 4 व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में श, श, श तीनों सा आता है और हा भी आता है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर पूछा जाएगा तो ये आप बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है इसमें से कौन सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंद्र वज्रा जो ए पार्ट में लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में भी हमें शुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा निरपराधनी। तो निरपराधनी जो सही रूप से लिखा हुआ है वो डी पार्ट में लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत हैं। आभ्यंतरिक गलत है। आभ्यंतरिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आभ्यंतरिक नहीं होता, यहाँ पे आभ्यंतरिक होता है। ठीक है, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। ठीक है, यहाँ पे बड़ा की मात्रा नहीं होगा, जबकि यहाँ पे दिया गया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। निरोग जो लिखा हुआ है ये भी गलत है। निरोग जो लिखा जाता है वो ना पे बड़ी की मात्रा होती है, ना कि छोटी की मात्रा होती है। बाकी अत्यधिक जो लिखा है ये भी गलत है। अत्यधिक में अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, यानी कि या पे बड़ा का मात्रा नहीं होता। तो सारे गलत हैं, एक सही है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य देवता देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है। तो मनुष्य देवता देवियां और आदमी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा ये आ जाएगा, हो जाएगा आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, वहां पर जो है जातिवाचक होता है। जैसे पर्वत, लड़की, मनुष्य, देवता, देवी, आदमी, ये सभी जातिवाचक में आएंगे। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। मोहन किताब पढ़ता है अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आंसर ए पार्ट करेक्ट, सॉरी बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, संभवतः वह लिखता हो। इसमें हमें बताना कि किस काल में ये वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, संभवतः वह लिखता हो, तो संभवतः अगर लगा है तो ये आपका आ जाएगा वो लिखता हो, ता हो, ती हो, ते हो, इस तरीके से आ जाए तो वर्तमान काल होंगे और ये संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काल के भेद 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के प्रकार में देखेंगे तो सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है और संभाव्य वर्तमान है। भूतकाल के प्रकारों में देखेंगे तो सामान्य भूत आता है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है और हेतु हेतु मद भूत है। भविष्य काल के प्रकारों में सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य, तो ये प्रकार होते हैं। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? विश्वसनीय में प्रत्यय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो प्रत्यय होता है ये क्या होता है, मूल शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विश्वसनीय में अनीय लगा हुआ प्रत्यय, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द की अगर हम बात करेंगे इसमें से अपना का पराया दिया गया है, आस्था का नास्ता है, आकाश का पाताल है, अग्नि का आग दिया गया है। तो अग्नि आग जो दिया गया है ये गलत है। अग्नि आग दोनों से क्या हो जाएंगे, ये पर्यायवाची हो जाते हैं। अग्नि का विलोम हो जाता है जल, ठीक है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मीलन के शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? उन्मीलन। उन्मीलन की अगर हम बात करें तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो निमीलन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा रात की शोभा बढ़ाता है, तो इसमें चंद्रमा का हमें बताना है कि जो है क्या पर्यायवाची इसका, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से हो जाएगा सुधांशु, जो कि बी पार्ट में दिया गया, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जंगल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जंगल शब्द का पर्यायवाची इनमें से अगर हम देखेंगे तो कामतार होता है, आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके अलावा विपिन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, कानन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, वन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। दिया गया है नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द, नवनीत का समानार्थी बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नवनीत के समानार्थी में अगर हम देखेंगे तो इसका होता है अर्थ ताजा मक्खन, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नवनीत का समानार्थी क्या हो जाएगा? ताजा मक्खन। इसके अन्य समानार्थी में घी भी आता है, अमृत भी होता है, ठीक है। नवनीत का समानार्थी में मस्का भी आता है और घृत भी इसका अन्य समानार्थी में आता है। चलिए, अगला प्रश्न, दिए गए शब्दयुग्म का सही शब्दयुग्म हमें ज्ञात करना है। कुजुन और कूजन, कुजन और कूजन का हमें अर्थ बताना है। तो कुजन और कूजन के अर्थ में अगर हम देखेंगे तो कुजन मतलब होता है दुष्ट और कूजन मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट। तो दुष्ट और चहचहाहट, इसका राइट आंसर है चहचहाहट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्दों में से उचित वाक्यांश हमें बताना है। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क को क्या अर्थ होगा? अन्य मनस्क का अर्थ बताना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको हम क्या कहेंगे? अन्य मनस्क, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसको हम एक शब्द में कहते हैं अध्यारण, अध्याहरण। आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, धातुष्म में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो धातुष्म में अगर हम इसका संध विच्छेद करते हैं तो ये होता है धातु प्लस ऊष्मा, और इसका अगर संधि की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब दीर्घ या हर्ष छोटा छोटी छोटाऊ री के बाद हर्ष या दीर्घ छोटाई छोटे छोटाऊ और री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और री बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा बनता है, बड़ाऊ हो जा रहा है, छोटाऊ, यहाँ पे छोटाऊ बड़ाऊ और दोनों मिलकर बड़ाऊ हो जा रहा है, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर, मनोहर की अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है? मनः प्लस हर। अब जहाँ पे ये विसर्ग बिंदी आ जाए तो वो विसर्ग संधि के अंतर्गत हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये विसर्ग संधि इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास बताना है, इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है तत्पुरुष का, ये बताना है, ठीक है। देखिए, तत्पुरुष समास की अगर बात करें, मुंह मांगा तो ये होता है, रसोई घर भी होता है, कामचोर भी होता है, कूड़ा कचरा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होता। तो कूड़ा कचरा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, तो कूड़ा कचरा हमारा तत्पुरुष समास नहीं होगा। ये किस समास के अंतर्गत आता है? तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? सज्जन अव्यय भाव समास दिया गया है, अष्टाध्यायी द्वंद्व समास दिया गया है, यथामति कर्मधारय समास, शरणागत
पुरुष तत्पुरुष समास, इसमें से सही वाला बताना है। तो सही ऑप्शन इसमें डी पार्ट हो जाएगा। शरणागत जो दिए गए तत्पुरुष समास का उदाहरण जो कि करेक्ट है, बाकी ऊपर तीनों गलत है। ठीक है, बाकी क्या है, तीनों गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आचार्य भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमितवाद की स्थापना किसने किया था? तो अनुमितवाद की स्थापना किया गया था आचार्य शंकुक के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, और आचार्य भट्ट लोलट के द्वारा उत्पत्तिवाद की स्थापना किया गया था, उत्पत्तिवाद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भट्ट नायक की अगर हम बात करेंगे, आचार्य भट्ट नायक ने, तो इन्होंने भुक्तिवाद या भोगवाद का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, और अभिनव गुप्त के द्वारा अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किया गया था, अभिव्यक्तिवाद। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट, मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? मौसम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वक्रोक्त अलंकार मतलब, तो यहाँ जहाँ कथन को सुनने वाला कथन के अर्थ की कल्पना दूसरे भाव में कर लेता है, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ बताना है। त्रिशंकु होना मतलब होता है किसी और का न रहना। ठीक है, त्रिशंकु होना मतलब किसी और का न रहना। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपको गद्यांश से क्वेश्चन देना है, आंसर देना है। गद्यांश को आप पढ़िएगा, इस तरीके से गद्यांश दिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया होगा? अब जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 23 का डी पार्ट, शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है इसलिए जादू भरा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में कितनी सामर्थ्य है? गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य कि वह अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। ठीक है, तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक, गद्यांश के अनुसार अगला प्रश्न है, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, यह कथन किस प्रकार है? तो यह कथन जो है क्या है, पूर्णतया सटीक है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। तो ये हिंदी के क्वेश्चन हो गए 25। अब हम देखेंगे अगले 25 क्वेश्चन जो आपके होंगे इंग्लिश से। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर किसमें दिया गया है, किस पार्ट में है ये बताना। वाक्य जो है वो है सेंटेंस, आई डिड नॉट न्यू यू हैड गॉन टू गो फॉर वैकेशन। यहाँ कहाँ पर गलती किया गया? 26 में गलती जो की गई है वो सी पार्ट में है। आई डिड नॉट न्यू, आई डिड नॉट न्यू जो लिखा हुआ है यहाँ गलती किया गया है, क्योंकि वाक्य में जो डिड है एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है, और जब भी डिड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयुक्त होती है तब जो मेन वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में लगा होता है, जबकि यहाँ पे न्यू लग गया जो कि सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे गलती किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो होना चाहिए था, तो गलती कहाँ किया गया? सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ डिस्कवरी, क्या भर दें कि जो है ऑप्शन ये पूरा सेंटेंस बन जाए बढ़िया से। तो यहाँ पे भरा जाएगा सेंसेशनल। ठीक है, सेंसेशनल, द आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ सेंसेशनल डिस्कवरी। ठीक है, सेंसेशनल मतलब कि शानदार, शानदार डिस्कवरी किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गिवन द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे हमें बताना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। Whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter। इसका हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, 28 में देखिए जो डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अतः इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। आई आस्क्ड माई डॉटर whom she had seen at the shopping mall that day। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव एक्टिव पैसिव बताना, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल लगा हुआ है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ, तो इससे स्पष्ट है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, इसका पैसिव जो बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो एक्टिव से पैसिव बनाते से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। द फाउंडेशन स्टोन
विल बी लेड बाई देम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये इसका जो है पैसिव फॉर्म हो जाएगा, आंसर ये पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इवन गिवन ईडियम, मतलब मुहावरे का हमें इसका अर्थ बताना है। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका हमें अर्थ बताना क्या है। ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे की अगर हम बात करेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है टू टेक वन मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब कि क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ले लेना, इसका अर्थ हो जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न में भी हमें क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो ऐसी मेडिसिन जो दिया जाता है काउंटर एक्ट मतलब पॉइजन जहर को काटने के लिए, उसको हम एक शब्द में कहते हैं एंटीडोट। क्या कहते हैं, एंटीडोट कहेंगे। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत वर्ड के रूप में लिखा हुआ है। 32 नंबर में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर बी इमिग्रेशन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। इमिग्रेशन जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, तो IMM करके लिखा जाता है इमिग्रेशन। ठीक है, GRATION, जो कि सही तो यहाँ पे एक ही एम था इसलिए गलत था, तो बी पार्ट हो जाएगा। इमिग्रेशन मतलब आप्रवासन। ठीक है, चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना होता है हमें। पर्यायवाची, डेलिक्वेंट का पर्यायवाची बताना। डेलिक्वेंट मतलब होता है क्या है, डेलिक्वेंट मतलब होता है अपराधी। डेलिक्वेंट मतलब होता है अपराधी, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इसमें से अगर देखा जाएगा तो ऑफेंडिंग हो जाएगा। ऑफेंडिंग मतलब भी अपराधी, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें सिनोनिम्स बताना है, मतलब पर्यायवाची बताना है। ठीक है, इग्नोमिनस, इग्नोमिनस का हमें पर्यायवाची बताना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है बदनाम। इसका अर्थ हो जाएगा बदनाम, तो इसमें से इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, तो डिसग्रेसफुल जो लिखा हुआ है ये इसकी पर्यायवाची हो जाएगी। ठीक है, डिसग्रेसफुल यानी कि बदनाम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। एंटोनेम मतलब विलोम। विलोम बताना है। डेवियस का विलोम क्या हो जाएगा, डेवियस मतलब होता है क्या, डेवियस मतलब होता है वक्र। वक्र मतलब या फिर इसको कह सकते हैं टेढ़ा, टेढ़ा। ठीक है, तो टेढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा, टेढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा, टेढ़ा का विलोम सीधा हो जाएगा। सीधा मतलब स्ट्रेट हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न में भी हमें एंटोनिम मतलब विलोम बताना है। कोयल, कोयल का हमें विलोम बताना है। कोयल मतलब होता है शांत। ठीक है, शांत इसका हो जाएगा अर्थ, तो शांत का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उकसाना। उकसाना मतलब कि एजिटेट। ठीक है, एजिटेट इसका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, या फिर क्या भरा जाएगा। टीचर्स वुड लाइक अ लॉन्ग हॉलीडे, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर टू हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, टीचर्स वुड लाइक टू हैव अ लॉन्ग हॉलीडे, टू हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि वुड लाइक के साथ इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है लगता है, तो टू हैव यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, अगले क्वेश्चन नंबर 38 में क्या भरेंगे। ठीक है, माधुरी इज ब्रिंगिंग हर सिस्टर्स डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स, यहाँ हम क्या भर देंगे, जैसे कि ये वाक्य जो है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे भाव के अनुसार अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिंग अप का प्रयोग होगा, ब्रिंगिंग अप, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो माधुरी ने अपनी सिस्टर्स की जो बेटी का जो है उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उनका पालन पोषण किया, तो ब्रिंगिंग अप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पालन पोषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भरना है वी मस्ट स्टार्ट नाउ। ठीक है, क्या भरेंगे, जैसे कि इट विल बी टू लेट, जैसे कि ये सही रूप से लिख जाए वाक्य, तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान में और का प्रयोग करेंगे, अथवा या फिर या का प्रयोग, क्योंकि वाक्य से अथवा या भाव, अथवा का भाव जो है प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और वी मस्ट स्टार्ट नाउ और इट विल बी टू लेट, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम क्या भरेंगे, 40 नंबर, द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज वोमेन एज मैन, यहाँ हम क्या भरेंगे, तो 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ रिक्त स्थान में मेनी का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, मेनी का प्रयोग करेंगे क्योंकि मेनी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के सेंस में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेनी का प्रयोग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में भी हमें ग्रामेटिकली एरर बताना है। ठीक है, इफ आई दैट यू वर कमिंग ओवर आई वुड हैव कैंसिल्ड माई प्रोग्राम, क्या भरेंगे, यहाँ पे भी भरना है हमें, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। जैसे कि 41 में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम भरेंगे हैड नोन, हैड
नॉन इफ आई हैड नोन दैट यू वर कमिंग ओवर आई वुड हैव कैंसिल माई प्रोग्राम। हैड नोन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो भी चीज़ें हों वो लग जाती हैं। तो यहाँ पे हैड नोन इसलिए भरा जाएगा। चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस कौन सा करेक्ट रूप से लिखा हुआ है? तो रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। तो यहाँ जो लिखा हुआ है रामा द सन ऑफ दशरथ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ कामा, तो ये गलती हो जाएगी। रामा द सन ऑफ दशरथ यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो इसलिए गलती हो जाएगी। इसमें कहीं नहीं लगा तो ये गलती। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर। पुट ऑफ का हमें मतलब बताना क्या होगा इसमें। पुट ऑफ का मतलब क्या होगा? तो फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, इसका मतलब होता है पोस्टपोन, मतलब कि टालना। तो पोस्टपोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएटिक डिवाइस? पोएटिक डिवाइस में से कौन सा नहीं होगा ये बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 44 के आंसर की बात करेंगे तो वो होता है मॉर्फीम, ठीक है। मॉर्फीम इज अ लैंग्वेज यूनिट एंड नॉट ए पोएटिक यूनिट, तो इसलिए यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। चलिए, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पर एरर किया गया? देयर इज अ फ्यू टू बी सेड ऑन बोथ साइड, नो एरर। अगर नो एरर है तो डी पार्ट चुनिएगा, नहीं तो यहाँ पे कहाँ पे एरर किया गया है? तो देयर इज अ फ्यू जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गलती किया गया है। देयर इज ए फ्यू के स्थान पर देयर इज ए लिटल होना चाहिए, क्योंकि फ्यू का प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है। और फ्यू का प्रयोग किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए होता है, जबकि लिटिल का प्रयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन करने के लिए होता है। क्योंकि टू बी सेड जो है यहाँ मतलब कहा गया है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए था फ्यू के जगह पे, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, कहाँ पे एरर किया गया इसमें ही बताना। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। यहाँ गलती कहाँ किया गया? 46 में गलती अगर हम बात करेंगे तो ऑन शब्द जो लिखा, ऑन वर्ड जो लिखा हुआ है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, इसके स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन के सेंस में जो है जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे ऑन न प्रयोग करके टू का प्रयोग करेंगे। तो आंसर ऑन द पिकनिक है, जो कि गलत है, टू द पिकनिक होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, अगले में भी हमें ग्रामेटिकल एरर ही बताना है। 47 में वाक्य है जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल। गलती कहाँ पर है इसमें? तो गलती किया गया है अनलेस। अनलेस जहाँ पर है, अनलेस के स्थान पर इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या निकलता है? इसके बावजूद की। तो अतः यहाँ पे वाक्य के भाव के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अनलेस की जगह पे इन स्पाइट ऑफ प्रयोग करेंगे। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? नीदर नीता नॉर हर सिस्टर हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब। कहाँ गलती किया गया 48 में? तो हैज की बात करेंगे, यहाँ जो हैज लगा हुआ है, हैज के स्थान पर हैव होगा। हैज के स्थान पर क्या होगा? हैव होना चाहिए था, क्योंकि नीदर नॉर के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक है। वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हर सिस्टर्स है और सिस्टर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे हैज की जगह पर हैव होना चाहिए था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची बताना है। रेमिफिकेशन का, रेमिफिकेशन मतलब होता है जटिलता। रेमिफिकेशन मतलब क्या होता है? जटिलता, या फिर असर कह सकते हैं, या फिर इसका परिणाम भी होता है, परिणाम। तो रेमिफिकेशन का यह अर्थ होता है। इसका सिनोनिम्स इसमें से क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब भी नतीजा होता है। तो यहाँ आंसर बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना हमें। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो वन पर्सन, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम के लिए वन वर्ड मोनोगैमी है, मतलब कि एक ही बार विवाह करने की प्रथा, जिसको कहा जाता है क्या? मोनोगैमी। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इंग्लिश से क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जीएस के 50 क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे जो है मैथ के 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं? सॉरी 25 क्वेश्चन देखेंगे, तो 50 क्वेश्चन हो चुका, 50 और बाकी हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं लाइक किया और लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जीएस का है, निम्नलिखित में से कौन कथक के प्रख्यात नर्तक अथवा नर्तकी हैं इसमें से? तो पंडित बिरजू महाराज का नाम दिया गया है, जो कि ये सही है। ये कौन है? कथक नर्तक है।
और इनका जन्म कब हुआ था? 1938 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें ये कालिका बिंदादीन घराने के थे, ठीक है। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इन्हें जो है कालिदास सम्मान तथा संगीत नाटक अकादमी से सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया इस तरीके से, ठीक है। मुगलकालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या होता था? तो मुगलकालीन भारत में जमा का अर्थ होता था निर्धारित रकम एवं हासिल का अर्थ होता था वसूली की गई रकम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जमा जो थी निर्धारित रकम थी और हासिल जो थी सचमुच वसूली की गई रकम होती थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि 1905 में हुए बंगाल विभाजन के परिणाम संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? ठीक है, बंगाल विभाजन से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसने हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों में विरोध करने की प्रबल भावना को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन इसी के तर्ज पर हुआ था। इसके बाद दूसरा है कि इससे राजनीतिक दृष्टि से उन्नतशील बुद्धिजीवी में शिथिलता आ गई, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर इससे धार्मिक वैमनस्य भड़क उठा, जो कि गलत है। बंगाल विभाजन से धार्मिक वैमनस्य जो है भड़का नहीं था, जबकि ये दोनों एक हो गए थे, मतलब हिंदू मुसलमान, इसकी वजह से इससे सच्ची राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता मिली, तो ये भी सही है। तो गलत वाला ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। कब हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो थी एक सच्ची राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ था इससे भारतीयों में, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? करजन था और करजन के ही द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा था राष्ट्रवाद का गढ़ जो उस समय बन चुका था बंगाल, उसको विभाजन करके राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना, ये उसका जो है इसका उद्देश्य रहा था। लेकिन अपने उद्देश्य में वो कामयाब भी रहा था और कामयाब भी नहीं रहा था, मतलब दोनों साइड में रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके कारण इस दिन को संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इस तरीके से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का भाग इसमें से नहीं था? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो भारत के सभी लोगों को कानून के सम्मुख समानता प्रदान की जाएगी, जो कि ये उद्देश्यों में से एक था उनके प्रस्ताव में, ठीक है। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य, ये भी उनके उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव था उसमें शामिल था। सी पार्ट दिया गया है कि अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े वर्गों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, जो कि गलत है। ये उसमें उनके जो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव था उसमें ये नहीं लिखा हुआ था। स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां जनता से प्राप्त होंगी, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी पार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? जो ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था वो था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्य की अर्हता, निहरता, ठीक है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व आज सभी के लिए इसमें प्रावधान किए गए। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो है ग्राम पंचायतों के लिए दिया गया। तो ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें से एक भी महानगर नहीं है? तो इसमें से अगर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो हिमाचल प्रदेश में एक भी महानगर नहीं है, डी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इनमें से? तो इनमें से वो है पोपा ज्वालामुखी, ठीक है। पोपा ज्वालामुखी जो है विलुप्त ज्वालामुखी। अब विलुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें एक बार उद्गार के बाद पुनः उद्गार नहीं हुए हो, तो उन्हें हम कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो इस प्रकार की झील अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये पोपा ज्वालामुखी जो है कहाँ पर पड़ता है? म्यांमार में। और ये एक किसका है? ये विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो इक्वाडोर में एक है चिम्बराजो, ईरान का है कोह सुल्तान और देवबंद, ये दोनों ईरान में पड़ते हैं, जो कि ये किसके? विलुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। चलिए भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी भारत में 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत किया गया था। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत किया गया था? तो ये जिम कॉर्बेट पार्क है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहां से शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? तो इसमें से हो जाएगा सी पार्ट गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी है,
आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेम ऑफ द ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, तो उस राज्य का नाम है क्या, तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है इसमें से, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 49, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भाग 4 में है, भाग 4 में अनुच्छेद 49 दिया है, जो कि 36 से 51 तक राज्य के निर्देशक सिद्धांत उसी में वर्णन किया गया है, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है, मतलब किसके पश्चात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जो है निकाला जा सकता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है, भारत में राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है, यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य, इनमें से किस किस के चुनाव में जो है विधानसभा राज्य की जो है वो भाग लेती है, तो सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और राज्यसभा के सदस्यों में, तो 1 और 4 इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर का शोधन किस प्रक्रिया के द्वारा करा जाता है, तो कपूर का शोधन जो होता है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से हम करते हैं, और आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर जो है तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार कितना होगा ये बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, और जो कि ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर बताया गया है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो उन्हीं के सिद्धांत पर यह लागू होता है। चलिए, दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है क्यों, दाब कुकर में प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र क्यों पकता है, क्योंकि कुकर में बंद जो जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब है वो जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है। भारत में कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार किसमें निहित है, तो भारत में कृषिगत आय जो होती है उस पर जो है कर लगाने यानी टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भारतीय रुपये का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, जो कि किस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, तो इसका डिजाइन किसने किया था ये बताना, तो ये किया गया था डी उदय कुमार, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये 15 जुलाई 2010 को, ठीक है 15 जुलाई 2010 को जो है स्वीकार किया गया है। रा अक्षर पर आधारित है, तो देवनागरी रिप है, इस तरीके से बनाया जाता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीडी का फुल फॉर्म बताना, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी की पॉपुलरली नोन है, ऑक्सिलरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम एक अन्य नाम इसका सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस जिले में विकलांगों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया, तो कौन सा जिला है जहाँ पे ये खोला गया, तो वो खोला गया चित्रकूट जिले में। नाम क्या है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय नाम है, जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था। यह विश्व तथा भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। 72 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात इनमें से क्या है, तो इनमें से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का है 912, ए पर 1000 पर, ठीक है, तो 912 हो जाएगा। भारत के पूछे जाएगा तो 943। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, दिया गया है मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह किया गया था 13 मई से 15 मई के बीच मध्य, और ये नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड के रॉटरडैम है वहां पर विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का जो है आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस देश के द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ किया गया, तो ये शुभारंभ किया गया यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, तो मई 2024 में 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा की मंजूरी दिया गया, तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है इनमें से, तो उनका नाम है एड डॉइट। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, और ये ब्लू ओरिजिन के NS-25, ठीक है NS-25 अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण के साथ एड डॉइट जो है, इनकी उम्र कितनी है, 90 वर्ष, 90 वर्ष की उम्र में जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन मैथ के, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76,
जो कि है, इसमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें दिया गया है मान a माइनस बी बराबर 4 और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया गया 88 के। तो हमें मान निकालना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि इसको अगर हम ओपन करते हैं तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी आता है, तो हमें इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें मान अगर पता चल जाए a प्लस बी का और मान पता चल जाए a माइनस बी का तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इन दोनों a माइनस बी का मान तो इसमें पता ही है 4 है, ए प्लस बी का मान हमें पता करना। तो चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यूब का जो मान है इसको हम रखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला लगाते हैं, इसका हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान पता है कितना है 88 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का मान भी पता है 4 है, तो 4 से इसको गुणा कर देंगे। ए माइनस बी का मान 4 तो 4 क्यूब कर देंगे, 4 क्यूब मतलब 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 88 इंटू 4×3=12ab, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो 88 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो -12ab इसको हम कर देंगे +12ab, इधर हो जाएगा 88 माइनस 64। 88 में से 64 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 24। यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 24/12 यानी कि 2 आ जाएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए बी का मान जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, जिसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी होता है, ठीक है, इसका ये भी वैल्यू होती है। तो यहाँ से ए माइनस बी लगा देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी का मान 2 है तो 2 रख देंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 जब जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये सॉरी यहाँ पे प्लस में होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, तो 16 और प्लस 8 ये हो जाएगा कितना, 24 के, ठीक है। 16 8 कितना हो जाएगा, 24 के हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 24 आएगा, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा √24, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2√6, ठीक है, 2√6 हो जाएगा। ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 2√6। हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का हमने मान निकाला कितना, 2√6, तो 2√6 इंटू ए माइनस बी का मान है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8√6 इसका वैल्यू हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8√6, जो कि हमारा दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी करेक्ट आंसर, आंसर इसका 8√6 हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है और एक संख्या दी गई है, ठीक है, संख्या दी गई है और हमें इसको 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो संख्या दिया गया 3 9 6 2 5 8 और n, ये संख्या देगा, इसको हमें 8 से विभाजित करना है। अब विभाजता, जो 8 से विभाजता का नियम है वो क्या नियम है, 8 से विभाजता का नियम क्या है, तो इसको हम अगर हम बात करेंगे तो 8 से विभाजता ये नियम है कि कोई भी जो संख्या है उसका लास्ट 3 अंक जो है वो क्या हो, वो 8 से विभाजित हो। तो लास्ट 3 अंक क्या है, 5 8 9 n है, ये 3 अंक हो गए लास्ट। ये अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किससे, अब संख्या दिया गया है 8 4 2 6, इन चारों मानों को हम एक एक करके रखेंगे और जो 8 से डिवाइड हो जाए वही संख्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, वही संख्या क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी आंसर में। तो यहाँ पे अगर हम n बराबर 4 रखते हैं तो 584/8 हो जाएगा, जो कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 7 56 2 8 3 24, तो इस तरीके से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, इस तरीके से दिया गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x दिया गया। तो हमें x का मान पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 3 की पावर 33 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 33 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा बराबर 6 की पावर x हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ये 3 लिखा है, तो 3 की पावर 33 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में ये भी है 2 की पावर 33 इंटू 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 की पावर x। ठीक है, ये मान आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, तो ये गुणे में क्या होता है, घात जुड़ जाता है, तो 3 की पावर ये 34 हो जाएगा, और ये भी 2 की पावर 34 हो जाएगा, ये बराबर 6 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम एक में कर लेते हैं, गुणे में जो है 3 गुणे दोनों की घात सेम है, तो 3 गुणे 2 की पावर 34 कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा कितना, 6 की पावर x। 3 गुणे 2 मतलब 6 की पावर कितना हो जाएगा, 34 बराबर 6 की पावर x। अब देखिए 6 की पावर 34 बराबर कितना है, 6 की पावर x, तो मतलब कि हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब बेस सेम हो गया तो हम घातों को बराबर कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 34 के, x बराबर कितना हो जाएगा 34 के, तो आंसर यही हो जाएगा 34। ठीक है, जो कि हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 7:11 है, और उनका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ बराबर दिया गया है 28। अब जब एचसीएफ दिया जाता है तो क्या करेंगे, जो अनुपात में दिया गया है अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमारी संख्या पहली हो जाएगी 28 इंटू 7 मतलब कि 196, 28 इंटू 11 मतलब कि दूसरी संख्या हो जाएगी 308। इन दोनों का संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इनको अब जोड़ देते हैं, 8 से 14, 9 1 10, 3 1 4 1 5, तो 504 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था, इस तरीके से क्वेश्चन हम लगाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा क्या, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपको करना है, क्योंकि इसमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा, गुणा भाग जोड़ घटाव करना है। क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का 80 नंबर का आंसर आप कमेंट में बताइएगा कितना इसका आंसर आपका आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन दिया गया 48.6 किलोग्राम। अगर 20 लड़कों का औसत वजन दिया गया 54 किलोग्राम, तो कक्षा में स्थित लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, ये बताना है बेसिकली। ठीक है, इसके लिए हम कैसे लगाएंगे, 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन दिया गया है, अगर हमें लड़कियों का निकालना है, लड़कों का हमें पता है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 20 लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएंगी फिर 30। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 50 है, तो लड़कियां हो जाएंगी 30, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है 20 दिया गया, 20 लड़कों का औसत वजन, तो इनका कुल अगर हम निकालते हैं वजन तो 54 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल और कुल छात्रों का अगर हम निकालते हैं तो 50 छात्र दिया गया, कितना 48.6 दिया गया, इनका कुल वजन निकालते गुणे 50 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लड़कियों का अगर निकालना है तो 48.6 गुणे 50 माइनस अगर हम कर दें 54 गुणे 20। ठीक है, माइनस क्या कर दें 54 गुणे 20 कर दें, तो ये हमें निकल जाएगा लड़कियों का कुल वजन। ठीक है, तो 48 से अगर 600 गुणा 48.6 से 50 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2430, और इसको अगर हम गुणा करते हैं 54 गुणे 20 तो ये हो जाएगा 1080। इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1350, तो ये हो गया कुल लड़कियों का वजन। ठीक है, तो औसत कितना होगा कल लड़कियों का, तो लड़कियों की संख्या है 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 बचे 15, 45 केजी, तो उनका औसत वजन आ जाएगा 45 केजी, तो राइट आंसर सी पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बैग में सफेद और लाल कंचे का अनुपात जो है कितना है, 3:5 के अनुपात में है। तो अगर लाल कंचों की संख्या मतलब लाल मतलब 5, तो 5 रेशियो की संख्या 150 दिया गया है, तो यहाँ से एक रेशियो की संख्या निकालेंगे तो 5 या 15 30 आ गया। हमें निकालना गया सफेद कंचों की संख्या, तो सफेद संख्यों के 3 रेशियो, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 3 गुणे 30, तो 30 3 90, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 90, हमें यही निकालना था, आंसर क्या हो जाएगा 90। चलो इजी था, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 दिया, किसी संख्या के मान लेते हैं x का 70% में से 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है, तो संख्या का मान क्या है। तो अब यहाँ से इस जो है क्या करेंगे, इसको हमारा जो समीकरण बना है इस समीकरण को हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7x/10 माइनस 120 उधर ले जाएंगे, 120 किधर ले जाएंगे 120 उधर ले जाएंगे, तो 90 प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस 120 ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 210 7x/210, यानी 7x बराबर हो जाएगा 2100। ठीक है, तो x बराबर 7 300, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी 300, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 300। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, इजी था, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताना हमें। अब प्रारंभ में इनकी आय हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभ में आय कितनी थी, बड़ी वृद्धि हुई। ए और बी की आय 50% अधिक है, तो मान लेते हैं बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ये 50% अधिक हो जाएगी ए की आय, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, मतलब 150 में हम करते हैं वृद्धि 40% की, तो बी की आय में 90% की वृद्धि कर देते हैं इधर, ठीक है। तो 150 का 40% कितना हो जाएगा 60, तो 15 150 प्लस 60, 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा 210, 210। और 90%, 100 का 90% 90, यानी कि 100 प्लस 90 यानी कि 190 हो जाएगा। तो ये हो गई बाद में आय, ठीक है। बाद में आय कितना 210 और 190 हो गया। तो प्रारंभ में संयुक्त आय, प्रारंभ में कुल आय कितनी थी, प्रारंभ में कुल आय अगर देखेंगे तो 150 प्लस 100 लिखा हो तो यानी कि 250 हो जाएगी, ठीक है। और बाद में संयुक्त टोटल अगर देखते हैं तो 210 प्लस 190, ये अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इन संयुक्त आय का जो है प्रतिशत विधि निकालना है। तो परसेंटेज वृद्धि किसी कैसे निकालेंगे, तो 400 है बाद में माइनस 250 पहले था बटा 250 था, इनको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 400 में से अगर हम 250 घटाएंगे तो 150 हो जाएगा बटे 250 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 25 चौका 100, 15 चौके 60, तो 60% की वृद्धि आ जाएगी, 60% की क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है एक सोफा सेट पर लाभ मार्जिन 100% है। यदि सोफा की कीमत 20% गिर जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, वो भी परसेंटेज में पूछा गया। अब मान लेते हैं सोफा सेट का सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लाभ हो जाएगा 100 रुपये, 100% मार्जिन है, ठीक है। तो 100 रुपये लाभ भी होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब कि एसपी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो 100 रुपये लाभ है, 100 रुपये सीपी मतलब खरीद मूल्य, मतलब 200 रुपये में उसको बेचा गया होगा, ठीक है। तो बाद में अब जब 20% की कीमत गिर जाती है तो बाद में उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, मतलब खरीद कितना हो जाएगा, खरीद यानी कि क्रय मूल्य बाद में सोफा सेट का, तो 80 रुपये हो जाएगा क्योंकि 20% गिर चुका है। तो अब लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो 200 रुपये में बेचा गया और 80 रुपये उसका जो है खरीद मूल्य है, तो अब 120 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ मार्जिन कितना हो जाएगा परसेंटेज में, तो 120 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर, 80 रुपये पर, तो 100 कर देंगे इंटू, और इसको कर लेंगे साल, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 50, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, ठीक है। तो 150% का लाभ हो रहा है, 150% का लाभ हो रहा है उसको बाद में, तो आंसर हो जाएगा 150%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि एक बोतल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 लगाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपये, परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत 768 रुपये, पैक पर प्रभावी छूट बताना है। अब एक बोतल की कीमत कितना है 240, ठीक है। एक बोतल शहद की कीमत कितनी है 240 रुपये है। तो इसी प्रकार जो दिया गया 4 बोतल की शहद कीमत कितनी हो जाएगी, 4 बोतल की कितनी हो जाएगी, तो 240 गुणे 4 कर देंगे यानी कि 960 रुपये हो जाएगा। और उस पर कीमत पड़ा कितना है, कीमत पड़ा है 768 रुपये। तो इसमें हमें प्रभावी छूट कितना मिल जाएगा डिस्काउंट, तो 960 माइनस 768 रुपये, जो ये डिस्काउंट बोलेगा किस पर मिल रहा है, ये हमें 960 पर मिल रहा है, इंटू अगर 100 कर देंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा। 960 माइनस 768 करेंगे तो ये कितना बचेगा 192 बटे 960 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, इसको आप काटिएगा, कैंसिल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 20%, तो 20% का डिस्काउंट हमें मिलेगा। आंसर इसका हो जाएगा 20%, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 20% इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। आप देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न संख्या 87 दिया गया है गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप से 1500 रुपये उधार लेता है। एक वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी, मतलब कि जो 1500 रुपये लिया मूलधन उसका हमें बताना है कि टोटल धनराशि मतलब मिश्र धन बताना कितना होगा।
साधारण ब्याज पर लेता है चूंकि, तो PRT अपान 100 इस पर फार्मूला लगाएंगे। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज दर हो, तो P का मान है 1500 इंटू R का मान है 14 इंटू T का मान है 1 साल अपान 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 गुणे 14 मतलब कि 210 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 210 रुपये। तो धनराशि होगी टोटल वो कितना देगा, तो 1500 उधार लिया था प्लस इसका ब्याज 14%, 210 रुपये हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 1710 रुपये वो देगा। तो आंसर ये हो जाएगा 1710 रुपये। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि 20,000 की राशि को 20% वार्षिक ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके दर पर निवेशित किया जाता है, तो 2 साल बाद उसका ब्याज क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो दिया गया है समय 2 वर्ष। चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जा रहा है इसलिए 2 वर्ष का हो जाएगा 4 अर्धवार्षिक। ठीक है, 4 अर्धवार्षिक हो जाएगा। और जो दर है तो दर इसका मतलब रेट, तो रेट क्या हो जाएगा 20% दिया गया है, तो ये हो जाएगा 20/2% अर्धवार्षिक। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यानी बचेगा ये 10%, 10% रेट हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n, इसी को हम लगाएंगे अप्लाई करेंगे। तो P का मान दिया गया 20,000 इंटू 1 प्लस R का मान है 10 अपान 100, n की मान कितना है 4, तो इसको लिख देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 20,000 इंटू ये हो जाएगा 10, 1/10, 10 से कम 10, 11/10 की पावर 4 मतलब 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 4 वाले लिख देंगे। 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 11 की पावर 4 इंटू 2 आ जाएगा। 11 की पावर 4 इंटू 2 इसको गुणा करेंगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा 29,282 रुपये। ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। मिश्र धन आ गया, हमें निकालना क्या है ब्याज। ब्याज निकालने के क्या करेंगे, ब्याज के लिए हम क्या करेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे। तो 29,282 में से हम क्या करेंगे 20,000 घटा देंगे। तो 29,282 में से 20,000 जब घटेगा कितना बचेगा 9,282 रुपये, जो कि हमारा ये ब्याज हो जाएगा। यही हमें निकालना था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा 9,282, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ABC किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। AB से 3500 रुपये अधिक लगाता है और BC से 45 रुपये अधिक लगाता है। कुल लाभ 45,300 है, तो A को कितनी धनराशि प्राप्त हुआ या मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि C के द्वारा जो निवेश की गई राशि वो कितनी है X रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे B के द्वारा निवेश की गई राशि कितनी हो जाएगी, B जो लगाता है वो क्या लगाता है 4500 रुपये C से ज़्यादा लगाता है, तो B बराबर हो जाएगा X प्लस 4500। फिर C B हो जाएगा A की राशि कितनी हो जाएगी निवेश, तो X इन दोनों से लगाता है 4500 रुपये अधिक, और इसके बाद मतलब B से जो है कितना लगाता है 3500 रुपये अधिक। तो B का मान है X प्लस 4500 और प्लस 3500 रुपये और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी A के द्वारा निवेश की गई राशि। अब प्रश्न के अनुसार इनको हम लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार बताया जा रहा है कि कुल धनराशि जो लगाते हैं वो 75,500 की, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 75,500 के बराबर। तो x प्लस 4500, x प्लस x, एक तो x हो गया C का और B का मान है x प्लस 4500, इसको जोड़ देंगे प्लस x प्लस 4500 और प्लीज इसके बाद है 3500 रुपये। किसका 3500 रुपये जो है वो है A का। ये बराबर दिया गया है कितना 75,500। ठीक है, इसके बराबर है, जोड़ लेंगे 1 2 3, तो 3x प्लस 45 दूना 90 मतलब 9,000 और प्लस 3500 उसमें और जोड़ेंगे तो जाएगा 9 2 11 12,000 रुपये, 12,500 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा 75,500 के। ठीक है, 3x बराबर उधर जाएगा 75,500 माइनस 12,500, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 75,500 माइनस 12,500 मतलब 63,000 क्या जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 3 दूनी 6 3 कम 3 21,000। x का मान कितना आ गया 21,000। अब जब x का मान आ गया 21,000 मतलब कि C ने कितना निवेश किया था 21,000,
तो बी ने कितना निवेश किया था, इनसे 4,500 अधिक तो 21,000, यह है 4, 25,000, 25,500 ये निवेश किया गया था बी के द्वारा। तो ए कितना निवेश किया था, तो 25,500 में से 3 और जोड़ दो, 25 3 28,500, फिर हो जाएगा इनका 29,000। ठीक है, इसमें 25,500 में से अगर हम जोड़ेंगे 3500 तो कितना आ जाएगा, 29,000। तो इस तरीके से ABC का हमें निवेश पता चल गया। अब क्या करेंगे, इन निवेश की जो राशि है इनको अगर हम अनुपात में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C 29,000 A का है, अनुपात 25,500 B का है, और 21,000 C का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो इसी 2 जीरो ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको काट पीट गुणा भाग करिएगा तो आपका आ जाएगा 290 अनुपात 255 अनुपात 210 को और सॉल्व करिएगा तो यह आ जाएगा 58 अनुपात 51 अनुपात 42 के। ये आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ दिया गया है 45,300 रुपये, जो कि इसमें से A को कितना प्राप्त होता है ये बताना है। देखिए कुल लाभ जो दिया गया है, कुल लाभ जो दिया गया है ये कितना है 45,300, इसमें से A को प्राप्त बताना है। तो A की जो राशि है वो कितना है 58 है। तो A को प्राप्त राशि कितनी होगी, तो ये 58 बटे इन तीनों को जोड़ देंगे इसके नीचे, 58 + 51 + 42 मतलब कि ये हो जाएगा 151, और ये जो हो जाएगा कुल राशि में गुणा, कुल राशि मतलब जो लाभ प्राप्त हुआ 45,300 उसमें कर देंगे गुणा, तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा आप तो इसका मान आपको निकल के आएगा 17,400 रुपये, जो का A का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ B का पूछा गया होता तो हम 51 बटे 151 गुणे 45,300 कर दे तो हमें B का पता चल जाएगा। इसी प्रकार C का अगर हमें पूछा जाएगा तो C में क्या करेंगे, 42 बटे 151 गुणे 45,300 कर देंगे तो हमें C का मान पता चल जाएगा। ठीक है, A का पूछा गया तो 17,400, आंसर C ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 89 हो गया, अब देखते हैं 90 क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात जो है वो कितना है, 4:3 है। ठीक है, यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो इनका अनुपात 1:1 हो जाता है। मतलब कि पानी में छेड़खानी किया गया लेकिन दूध में कोई मिलाया नहीं गया, तो दूध को क्या करेंगे हम बराबर, तो मिल्क यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, इसको बराबर करेंगे कैसे, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4:4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा दूध क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 3 पानी था फिर 4 हो गया, मतलब 1 रेशियो बढ़ गया, और ये 1 रेशियो बराबर कितना है, 4 लीटर पानी मिलाने से हमारा आया है। तो 1 रेशियो के बराबर 4 हो जाएगा। हमें पूछा गया कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कुल कितनी थी, दूध की मात्रा कितनी थी, 4 थी, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 मतलब कि 16 लीटर। कितना हो जाएगा, 16 लीटर। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा 16 लीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 16 लीटर राइट है, आंसर ए पार्ट करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन है, ABC किसी कार को क्रमशः 91 नंबर है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी इसी काम को 20 दिन में करता है, सी इसी काम को 60 दिन में करता है। पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसी काम का 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। देखिए हम सब पहले इनका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 7, तो हमारा आ जाएगा टोटल काम। ठीक है, तो ये इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे, 4 से 15 15 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60 तो 15 हो जाएगी ए की कार्य क्षमता, बी की 3 आ जाएगी, 20 3 60 और 60 एकम 60, सी की कार्य क्षमता 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं तो 15 + 3 + 1, 15 3 18 को 19 कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, टोटल 7 काम करेंगे तो 19 काम करेंगे। अब कह रहा है कि टोटल काम कितना है हमारा, 60 है, उसका 1/3 भाग करना है, तो 60 बटे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 20। 20 काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना, तो 20 काम को करेंगे, क्योंकि 19 कार्य क्षमता है तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 20 बटे 19 दिन में कर देंगे, मतलब कि 19 एकम 19 सही 1 बटे 19 दिन में इसको करके खत्म कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 1 सही 1 बटे 19, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया कि यदि एक कुत्ता 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो उसे 75 सेंटीमीटर वाले भुजा का हमें जो है क्या निकालना है, वर्गाकार मैदान है उसका चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। इसके सभी 75 सेंटीमीटर भुजा है, वर्ग है,
अब इसका वर्ग का परिमाप अगर हम निकालते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, मतलब 4 गुणे 75 हो जाएगा, मतलब 75 चौका कितना होता है, 300 मीटर। 300 मीटर आ जाएगा उसका परिमाप। तो कुत्ते की चाल अगर हम निकालें तो कुल दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी हमारा कितना है, 300 मीटर है। दूरी कितना है, 300 मीटर, जो कि वर्ग का परिमाप ही दूरी हो जाएगी। यहाँ पे समय जो दिया गया है, समय निकालना है, समय को ऐसे लिख देते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 300 बटे चाल का मान दिएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 300 गुणे 3/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक 30 60 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 180 क्या आ जाएगा, 180 सेकंड आएगा। 180 सेकंड आएगा। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो मिनट में पूछा गया, तो 180 सेकंड को हम मिनट में अगर बदलते हैं 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, तो 3 मिनट हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 3 मिनट। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया जाने वाला समय की बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, मान लेते हैं एक्सप्रेस ट्रेन जो है, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी है, एक्स है। तो पैसेंजर ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, अब 70 किलोमीटर कम है तो इसलिए एक्स माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। तो लिया गया समय किसके द्वारा, एक्सप्रेस के द्वारा। एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा समय कितना लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा समय जो होगा दूरी बटे चाल, तो 1176 दूरी है, चाल है एक्स, तो इतना समय लगेगा। और पैसेंजर के द्वारा इतना में कितना समय लगेगा, मतलब इतनी ही दूरी को कितना समय लेगी, तो 1176 बटे इसकी चाल है एक्स माइनस 70, तो इतना समय लेगी। प्रश्न के अनुसार दिया गया 1176 बटे एक्स जो है 5 घंटे कम लगते हैं एक्सप्रेस ट्रेन को। तो 1176 बटे 5 एक्स प्लस 5 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1176 बटे एक्स माइनस 70 के। इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1176 माइनस एक्स इधर लाते हैं, 1176 बटे एक्स माइनस 1176 एक्स माइनस 70 बराबर उधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1176 को कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 70 हो जाएगा बराबर -5 के, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करिएगा कि 1176 के, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 70 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस 70 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर -5 के, ठीक है। तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, -70 जो दिया है ये -70 से +70 ये माइनस माइनस कट जाएगा 5, ठीक है, आ जाएगा। गुणे में दिया गया है चूंकि, तो यहाँ से 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 1 5 2 5 चौक 20 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1176 गुणे 14 बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 70 के, ठीक है। तो अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको x का मान पता चल जाएगा 168 आ जाएगा। तो ये आ गया x का मान, जो कि ये हो जाएगी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की क्या स्पीड हो जाएगी। तो हमें निकालना है पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिया गया समय। तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा समय हमें जो था वो 1176, देखिए कितना निकाला था हम लोगों ने। पैसेंजर ट्रेन का जो समय था वो ये था 1176 बटा एक्स माइनस 70, तो 1176 बटे एक्स का मान निकल के आएगा 168 माइनस 70 करेंगे, इसको करिएगा सॉल्व तो ये हो जाएगा 1176 बटे 98, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 घंटे। यही पूछा गया था, तो पैसेंजर ट्रेन वो उसको पार करने में 12 घंटे लेगी। आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल कितना है 16 किलोमीटर पर आवर और धारा के प्रतिकूल जो दिया गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों दिया गया है। धारा की गति, अगर धारा की गति इस तरीके से पूछी जाए तो क्या हो जाता है,
इन दोनों को घटा देंगे, 16-10/2 कर देंगे तो हमें धारा की गति पता चल जाएगा। ठीक है, 16-10 कितना हो जाएगा, 6/2, 2×3 3 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड हो जाएगी धारा की गति। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसको घटा के लगा देंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। 94 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। 12 वर्ष के पहले उनकी आयु का अनुपात जो था वो 2:3 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है 12 वर्ष के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनमें दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 4-1 गई, 4-3 गई 1, 3 में से 2 गई 1, मतलब 1 वर्ष का डिफरेंस है। तो एक रेशियो बराबर कितना, 12 वर्ष पहले जो दिया गया यही 12 के बराबर हो जाएगा। तो वर्तमान आयु के योग का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना। तो वर्तमान आयु हमारा क्या है, 3:4 है। जब 3 रेशियो मतलब 3×12 और 4 रेशियो मतलब 4×12, तो 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। इन दोनों का योगफल पूछा गया तो जोड़ दीजिए, 8 से 14, 4 3 7 1 8, तो 84 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 वर्ष क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन में दिया गया है पाई चार्ट। पाई चार्ट का अध्ययन करना है जिसमें 2016 के कंपनी के उत्पादों का विवरण दिया गया है। तो देखते हैं पाई चार्ट कहाँ, इस तरीके से पाई चार्ट ये दिया गया है ये। ठीक है, पाई चार्ट को हम बना देते हैं, इस तरीके से है पाई चार्ट। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है इसको भी हम भर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये मान हो गया। ठीक है, ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया, सी है, डी है और ई है। डी का मान है 100, सी का मान है 120, ई का मान है 55, ए का मान कितना दिया गया है, 1 मिनट, ए का मान है 50। ठीक है, और बी का मान है 35। ए का मान है 50, बी का मान है 35। चलिए अब क्वेश्चन दिया गया है कि यदि, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कंपनी द्वारा उत्पाद ए की यूनिट 300 यूनिटें बेची गई तो कंपनी द्वारा बी तथा ई की कितनी यूनिटें बेची गई ये बताना है। तो बी और ई का केंद्रीय कोण कितना है, बी का है 35 डिग्री, ई का कितना है 55 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री कोण आता है इनका दोनों का। ठीक है, अब चूंकि ए की यूनिट कितनी है 320, तो ए का कितना यहाँ पे जो है दिया गया है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री बराबर है 320 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 90 डिग्री निकालेंगे तो 320/50 हो जाएगा, गुणे 90 कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5 एकम 5, 4 5 8 40, अब 32×18 आ जाता है। 32×18 जब करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 576 यूनिट के। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बी प्लस सी निकालना था। तो 576 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था, राइट आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि साइन स्क्वायर 36 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 54 को इसको हम कर देंगे एक किनारे अलग। साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री एक साइड में कर देंगे, प्लस tan 60 का मान हमें पता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 30 का मान हमें पता है कितना, 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 54। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 54, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसका स्क्वायर 90 - 54 मतलब साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 - थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 54 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री दिया है, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9। ठीक है, 3 त्रिक 9 और 4 13/3। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 + 13/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 13, 3 13 3 होता है 16/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16/3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 16/3, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया गया है? दिया गया है कि दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो इसको हम पहले इधर कर लेते हैं, बराबर प्लस 5 हो जाएगा। फिर दिया गया 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो 2x माइनस वाई बराबर 5 हो जाएगा। इसको हमें बताना है कि ये बिंदु अल्फा और बीटा पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए जब प्रतिच्छेद करेंगे तो x और y का मान बराबर हो जाएगा अल्फा और बीटा के मान के बराबर, मतलब अल्फा बीटा बराबर एक्स वाई। तो यहाँ इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, जो कि आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेगा तो यहाँ पे x का मान आपको आ जाएगा 2, y का मान आपको कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा -1, ठीक है। तो यानी कि अल्फा का मान हो जाएगा 2, बीटा का मान हो जाएगा -1। ये आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें ज्ञात करना है 3 अल्फा प्लस बीटा का मान। तो 3 अल्फा मतलब 3 गुणे 2 प्लस बीटा का मान -1 है, तो इसको लिख देंगे। तो 3 गुणे 2 मतलब 6 -1, 6 -1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 5, जो कि दिया कहाँ गया, बी पार्ट में दिया गया, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 99 दिया है समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज दिया गया है, मतलब कोई चतुर्भुज है, समलम है वो, ठीक है। समलम चतुर्भुज इस तरीके से होता है। ये हो गया समलम चतुर्भुज, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, समलम चतुर्भुज है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई हो गई ए ई और बी एफ इसकी ऊंचाई हो गई। ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। ए बी जो है पैरेलल है, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो समलम चतुर्भुज की जो दो समानांतर जो भुजाएं हैं वो 17 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 17 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पूछा गया क्या आ गया है, समलम चतुर्भुज की ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, सारी चीजें सेंटीमीटर में दी गई है, मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, ये उनका जो है ये होता है समलम चतुर्भुज का क्या फार्मूला। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब 15 + 17, दूरी उनके बीच की 6 सेंटीमीटर दिया, तो 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 6, 15 और 17 हो जाएगा 32 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसका समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें पूछा गया मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 96 को 100 गुणे 100 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए 100 गुणे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर यही हो जाएगा 0.0096 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके निकाल लेंगे। आपको यहाँ पे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जरूर याद रखना है, और जैसे जब क्वेश्चन निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। दिया गया है निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना कितनी है। देखिए पासों में कुल अंक कितने होते हैं, पासों में कुल अंक की बात करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होता है। अब अगर 2 पासा उनको फेंका जाए तो उनके संख्याओं का जोड़ जो 5 है वो आने की संभावना कितनी है। तो पहली संभावना तो ये बनेगी, पहली संभावना कौन बनेगी, 1 + 4 आ जाए, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संभावना कौन सी बनेगी, 4 + 1 आ जाए, ये 5 हो जाएगा। तीसरी संभावना कौन सी बनेगी, 2 + 3 आ जाए, ये 5 हो जाएगी, ठीक है। चौथी संभावना कौन बनेगी, 3 + 2 आ जाए, मतलब 3 इसमें आ जाए 2 उसमें आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। यही 4 जो संभावना है, यही 4 संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। तो कुल संभावनाएं कितनी बनेगी, कुल संभावनाएं कितनी बनेगी, कुल संभावनाएं जो है ये जो निकला है 4 संभावना, ये सिर्फ 5 जोड़ वाली बनी है। कुल संभावनाएं 2 पासा है तो 6 गुणे 6 बनेगी, यानी कि 36 संभावना बन जाएगा। तो जोड़ 5 आने की कितनी संभावना बनेगी, तो कुल जो संभावनाएं हैं 5 जोड़ की वो 4 है, और कुल संभावना कितनी है 36, तो इनसे डिवाइड कर देंगे तो 4/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4/36 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जो लोग, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।